दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने नया आदेश पारित किया है, जिसके बाद हर कोरोना पॉजिटिव मरीज के लिए 5 दिन क्वारंटीन सेंटर में रहना जरूरी होगा। वहीं लक्षण देखे जाने के बाद ही यह तय होगा कि मरीज को अस्पताल भेजा जाएगा या नहीं। दिल्ली सरकार ने जिस कंपनी को होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों को फोन पर सलाह देने के लिए आउटसोर्स किया था, उसकी सेवाएं तुरंत प्रभाव से खत्म कर दी गई हैं। उपराज्यपाल ने अपने आदेश में लिखा है कि होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों के साथ बिना फिजिकल कांटेक्ट के मॉनिटरिंग के चलते भी दिल्ली में कोरोना फैल रहा है। होम आइसोलेशन बंद किए जाने वाले केंद्र के आदेश पर दिल्ली सरकार ने सवाल उठाए और इस फैसले के बारे में दोबारा सोचने की सलाह दी। आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने ट्वीट कर कहा कि होम आइसोलेशन से बिना लक्षण वाले मरीज ठीक हो रहे हैं और क्वारंटीन सेंटर में जाने के डर से कई लोग टेस्ट करवाने से बचेंगे, जिससे कोरोना और फैल सकता है। दिल्ली सरकार के मुताबिक क्वारंटीन सेंटर जरूरी करने के लिए कमरों, डॉक्टरों और नर्सों की भी बड़ी संख्या में जरूरत होगी। यूरोपियन यूनियन के देशों ने सदस्य देशों के लिए अपनी सीमाएं खोल दी। वहां की सरकारों ने कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में कमी आने के बाद यह फैसला लिया, जिसके बाद कई लोग जर्मनी से एक विमान के जरिए स्पेन पहुंचे। सभी यात्रियों ने कोरोना वायरस से बचने के लिए सावधानी बरती और मास्क लगाए हुए नजर आए। एयरपोर्ट पर सभी यात्री एक दूसरे से दूरी बनाते हुए विमान से उतरे, जिसके बाद इन सभी की थर्मल स्क्रीनिंग भी की गई। स्पेन पहुंचे कुछ पर्यटकों ने खुशी जताते हुए कोरोना वायरस से नहीं डरने का दावा किया। No, I'm not feared. I feel healthy enough to survive any type of virus. लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद पेरिस में भी लोगों की भीड़ दिखाई दी। एक रेलवे स्टेशन के बाहर कई लोग एक कतार में खड़े दिखे। स्टेशन पर कई स्क्रीन भी लगाई गईं, जिनकी मदद से लोगों से सावधानी बरतने और नियमों का पालन करने की अपील की गई। तो तस्वीरें दरअसल वायुसेना की पासिंग आउट परेड इस वक्त चल रही है। तस्वीरों में आप देखिए हैदराबाद से तस्वीरें आपके सामने। वायुसेना में 123 नए जाबाज शामिल। वायुसेना की पासिंग आउट परेड हैदराबाद से तस्वीरें आप देख रहे हैं। संयुक्त स्नातक पर्यटक परेड का आयोजन ये आप देख रहे हैं, ये आयोजन चल रहा है वायुसेना की पासिंग आउट परेड। वायुसेना के प्रमुख भी वहां पर इस वक्त मौजूद हैं और ये तस्वीरें दरअसल एक ताकत, एक क्षमता दिखाने की कोशिश, किस तरीके से अगर दुश्मन देश नजर उठाने की कोशिश करते हैं तो भारत कितना मजबूत है, एक इसकी भी बानगी यहाँ पर दिखती है। तो आपको बता दें वायुसेना की ये पासिंग आउट परेड इस वक्त चल रही है। वायुसेना के अध्यक्ष भी वहाँ पर मौजूद हैं। वायुसेना में 123 जाबाज हैं और एक तरीके से ये ताकत और commissioned today are Flying Officer Anurag Nain, Flying Officer Harshit Sharma, Flying Officer Navneet Mishra, Flying Officer Vijayta Tiwari,
Flying Officer Muhammad Abdul Kalam. Flying Officer Parvinder Singh. Flying Officer Harshpreet Kaur Riyad. Flying Officer Utkarsh Mishra. Flying Officer Sarthak Chaturvedi. Flying Officer Nidhi Yadav. Flying Officer Rohit Kulshresht. Flying Officer Sachin Deshmukh. Flying Officer Ajay Kumar Thakur. Flying Officer KV Santosh Kumar. Flying Officer Rishabh Gupta. Flying Officer Abhishek Rana. Flying Officer Karanbir Singh. Flying Officer Dushyant Singh Bass. Flying Officer DV Siva Sai. Flying Officer Saurabh Bharadwaj. Flying Officer Vishwa Chauhan. Flying Officer Ankush Singh. Flying Officer Saurav Bhati. Flying Officer Aman Kumar Singh. Flying Officer Varun Vashisht. Flying Officer Saurabh Jaiswal. सीधा प्रसारण Varun Vashisht. हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त संजय तिवारी जुड़ चुके हैं। संजय, तस्वीरें हम देख रहे हैं, आज वायुसेना की पासिंग आउट परेड चल रही है। हेलो अर्पिता, आप अपना सवाल प्लीज दोहराएंगे? जी संजय, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, वायुसेना की ये परेड जो चल रही है, किस तरीके से देख रहे हैं? अर्पिता, दरअसल ये जो जवान अभी कैडेट जो हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं। भारतीय वायुसेना में पूरे बुलंद हौसले के साथ एक ट्रेनिंग के बाद अभी ये एयरफोर्स में शामिल होने जा रहे हैं। 123 जवान जो हैं इस पासिंग आउट परेड में शामिल हुए हैं और उसमें 19 महिलाएं हैं। आप देख सकते हैं कि उनके चेहरे पर किस तरह का कॉन्फिडेंस है। और इस समय जो एयर चीफ मार्शल हैं उनको एयर विंग्स उनके सीन पर लगा रहे हैं और कुछ देर सारे ऑफिसर जो कैडेट्स हैं वो कमीशन हो जाएंगे। लेकिन खास बात अर्पिता जो इस बार नजर आ रही है, इस जो पासिंग आउट परेड में है, वो कोरोना वायरस का असर जो है वो यहाँ पर भी नजर आ रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की गई है। जो कैडेट्स हैं उनके परिवार के लोगों को यहाँ पर नहीं बुलाया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है वो एक तो महामारी वाले जो संकट है उसमें बाहर के सिविलियंस को एयरफोर्स ट्रेनिंग एकेडमी के अंदर आना अलाउड नहीं है। तो इसी वजह से वो जो कैडेट्स हैं उनके परिजन यहाँ पर नहीं आए हैं। कुछ परेड के कुछ जरूरत होती है, कंधे से कंधा मिला के कैडेट चलते हैं, उस तरह के इवेंट का भी कट डाउन किया गया है। लेकिन इसके बावजूद आप देख सकते हैं कि जो ये हौसले के साथ जो ये कैडेट्स हैं ये अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद देश की सेवा के लिए तैयार हैं पूरी तरह से। और इनके जो कदम चाल है उससे साफ नजर आ रहा है कि ये किसी भी दुश्मन के दांत खट्टे करने को पूरी तरह से तैयार हैं और अपने कोई भी देश के खिलाफ या देश के दुश्मन के दांत खट्टे कर देंगे जब ये मैदान में उतरेंगे। तो अर्पिता, कुल मिला के इस समय जो है तो यहाँ पर 123 जो कैडेट्स हैं उनकी पासिंग आउट परेड जो है हो रही है और कुछ देर बाद ही ये कमीशन ऑफिसर के तौर पे अपने अपने ब्रांच में जाने वाले हैं। जी, तो ये हैदराबाद से तस्वीरें हम देख रहे हैं जहां पर वायुसेना की पासिंग आउट परेड इस वक्त चल रही है, जिसमें नए कैडेट्स को वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने सलामी दी है। वायुसेना में 123 नए जाबाज इसी के साथ शामिल हुए हैं। तो वायुसेना की एक बार फिर से अगर कहें तो ताकत जो है वो बढ़ती हुई दिख रही है। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में किसानों ने खाद से लदे 2 ट्रकों को लूट लिया। बताया गया कि लाखों रुपए की ये खाद सहकारी सोसाइटी के जरिए किसानों को बेची जानी थी, लेकिन उससे पहले ही किसानों ने इन ट्रकों में लदी बोरियों को लूट लिया। कई किसान इन ट्रकों को घेर कर खड़े हो गए, जबकि कुछ किसान ट्रक पर चढ़कर खाद की बोरियां नीचे खड़े लोगों को देते रहे। काफी देर तक बीच सड़क पर इसी तरह लूटपाट चलती रही। किसी ने भी किसानों को नहीं रोका और किसान भी आराम से ट्रकों से बोरियां उतारते रहे। थोड़ी देर बाद खाद की बोरियों से लदा पूरा ट्रक खाली हो गया, जबकि सड़क पर भी खाद की बोरियों के ढेर नजर आए। हालांकि जानकारी मिलने के बाद अधिकारियों ने मामले की जांच के आदेश दे दिए। पर्यवेक्षक को भेजकर इसकी विस्तृत जांच करें और जांच करने के उपरांत यदि इस प्रकार का कोई मामला हो तो तत्काल संबंधित पुलिस थाने में रिपोर्ट दायर करें।
राजस्थान के उदयपुर में एक टीचर ने सिर्फ 1100 रुपए की लागत से एक वेंटिलेटर बना दिया। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए केंद्र सरकार ने इस तरह के प्रयोग करने की एक प्रतियोगिता रखी थी, जिसके लिए उदयपुर के रहने वाले इस टीचर ने बेकार पड़ी चीजों और काफी कम लागत से एक वेंटिलेटर बना दिया। जितना पल्सेस जिस रेट से चाहिए डॉक्टर साहब को, वो सारी चीजें अपन इसमें सेट कर सकते हैं। वेंटिलेटर को बनाने वाले शिक्षक ने दावा किया कि इसे इमरजेंसी के वक्त इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक डिजाइन ऐसा वेंटिलेटर का तैयार किया जिससे हम एक बार इमरजेंसी में मरीज की जान बचाने के लिए यूज कर सकते हैं। केवल 58 दिनों में 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश जुटाकर रिलायंस इंडस्ट्री पूरी तरह कर्ज मुक्त हो गई, जिसकी घोषणा कंपनी के सीएमडी मुकेश अंबानी ने की और खुशी जाहिर की। मुकेश अंबानी ने कंपनी की एजीएम में कंपनी को कर्ज मुक्त करने के लिए 21 मार्च 2021 की डेडलाइन बताई थी और कंपनी को डेडलाइन से कई महीने पहले ही पूरी तरह कर्ज मुक्त कर दिया गया। पिछले 58 दिनों में रिलायंस इंडस्ट्रीज के केवल जियो प्लेटफॉर्म्स में 1,15,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश आया और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के राइट्स इशू के जरिए कंपनी ने 53,000 करोड़ से ज्यादा जुटाए। इन दोनों को मिलाकर कंपनी ने केवल इन 2 महीनों के दौरान 1,68,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश कंपनी में आया। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पर 31 मार्च 2020 तक 1,61,000 करोड़ रुपए का कर्ज था। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आए और पिछले 24 घंटे में 3,827 नए मरीज की पहचान हुई। इसके साथ ही राज्य में कुल मरीजों की संख्या 1.25 लाख के करीब पहुंच गई। पिछले 24 घंटे में कोरोना से महाराष्ट्र में 142 लोगों की मौत हुई है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ झड़प में शहीद हुए जवान राजेश ओरांग का अंतिम संस्कार किया गया। शहीद राजेश ओरांग को पूरे सैन्य सम्मान के साथ आखिरी विदाई दी गई और उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए बीरभूम में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी। हर किसी ने नम आंखों से शहीद को याद किया और उनके सम्मान में तब तक नारेबाजी करते रहे जब तक शहीद का अंतिम संस्कार नहीं हो गया। जवानों ने भी आसमान की तरफ गोलियां चलाकर अपने साथी को आखिरी सलाम किया। इससे पहले सेना के एक ट्रक में जैसे ही शहीद राजेश ओरांग का पार्थिव शरीर बीरभूम पहुंचा तो वहां मौजूद लोग भावुक हो गए। हर किसी ने देश के लिए बलिदान देने वाले जवान के सम्मान में नारे लगाए। एलएसी पर 15 जून की रात चीनी सैनिकों के साथ हुई हिंसक झड़प में राजेश ओरांग भी शहीद हो गए थे। लद्दाख की गलवान घाटी में झड़प के बाद अब चीन भारतीय सेना से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करने में जुट गया है। न्यूज़ 18 को मिली जानकारी के मुताबिक ट्रेनों से होने वाली भारतीय सेना की आवाजाही की जानकारी जुटाने के लिए चीन ने रेलवे के एक अधिकारी के कंप्यूटर में सेंधमारी की, जिसकी जानकारी मिलते ही भारतीय खुफिया एजेंसी आईबी ने रेलवे बोर्ड को अलर्ट कर दिया। बताया गया कि चीन के इस सेंधमारी का शिकार रेलवे के 4 कंप्यूटर हुए, जिनमें सेना के जवानों की आवाजाही से जुड़ी जानकारी थी। हालांकि अलर्ट मिलने के बाद रेलवे ने चुराई जा रही जानकारी को रोकने की कोशिश भी तेज कर दी है। भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव के बीच मुंबई में विकास से जुड़े काम करने वाली संस्था एमएमआरडीए ने भी चीन की कंपनियों को बड़ा झटका दिया। न्यूज़ 18 को मिली जानकारी के मुताबिक एमएमआरडीए ने मोनो रेल के डिब्बे बनाने के लिए चीन की 2 कंपनियों को दिए जाने वाला कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया। इस प्रोजेक्ट के लिए की गई पहली बोली में तमाम कंपनियों को पछाड़ते हुए चीन की 2 कंपनियों को चुना गया था, लेकिन कुछ कमियों की वजह से इस बोली प्रक्रिया को ही एमएमआरडीए ने रद्द कर दिया, जिसके बाद इस प्रोजेक्ट के लिए की गई दूसरी बोली में सिर्फ चीन की ही 2 कंपनियां शामिल हुई और मोनो रेल बनाने के इस कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों पर सहमति नहीं बन पाने के बाद एमएमआरडीए ने इस दूसरे कॉन्ट्रैक्ट को भी रद्द कर दिया। इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम अगले हफ्ते से अभ्यास शुरू करेगी। इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम की 24 खिलाड़ी सोमवार से अभ्यास शुरू कर देंगी। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड को इस साल कभी भी भारत और दक्षिण अफ्रीका के साथ वनडे और T20 सीरीज होने की उम्मीद है। नागपुर में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के राजौरी में गोलाबारी की, जिसका सुरक्षा बल ने करारा जवाब दिया। उत्तराखंड के चंपावत में हुई भारी बारिश से सड़क पर मलबा आने से कई गाड़ियां फंस गईं। पूर्व बास्केटबॉल खिलाड़ी कोबी ब्रायंट की मौत के मामले में जांच एजेंसी ने आशंका जताई कि पायलट को लग रहा था कि हेलीकॉप्टर ऊपर उठ रहा है, लेकिन वो तब नीचे गिर रहा था।
जानकारों का कहना है कि जहां विमान से दूर कम दिखाई दे तो ऐसा हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। अमेरिका में जनवरी में हुए इस हादसे में कोबी ब्रायंट के अलावा उनकी बेटी और 5 लोगों की मौत हो गई थी। अम्फन तूफान की तबाही के महीने भर बाद भी पश्चिम बंगाल के कई प्रभावित गांवों तक सरकारी मदद नहीं पहुंची। लंबे समय से अंधेरे में रहने को मजबूर गांव वालों ने प्रशासन से कम बिजली की लाइन ठीक कराने की मांग की, लेकिन जब प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली तो गांव वालों ने मरम्मत का बीड़ा खुद ही उठा लिया। और इसकी झलक दक्षिण 24 परगना के गोलाबाड़ी गांव में दिखी, जहां सड़कों के किनारे बिजली के खंभे गिरे नजर आए और जगह जगह बिजली के तार जमीन पर दिखे। गांव वालों का आरोप है कि बिना बिजली के हो रही परेशानी से छुटकारा दिलाने के लिए उन्होंने कई बार प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन उनका आरोप है कि हर बार उन्हें प्रशासन से टका सा जवाब मिला। इस तरह के जवाब से आजिज आकर गांव वालों ने खुद ही मोर्चा संभाल लिया। कुछ लोग जमीन पर गिरे खंभों को गाड़ते दिखे तो कुछ जान जोखिम में डालकर नंगे तारों को जोड़ते नजर आए। गांव वालों ने भी माना कि जिनको काम आता है वो आगे बढ़कर मदद कर रहे हैं। खतरों से खेलते गांव वालों की ऐसी तस्वीरें सामने आने पर बीजेपी ने ममता सरकार पर घोर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। ये जो पिक्चर है देखने के बाद आप ये लोग हैरान हो रहा है, हम लोग ये क्या तमाशा बना के रखा है ये टीम से गम। चीन को सबक सिखाने की मांग कर रहे सियासी दलों का तीसरे दिन भी देश भर में प्रदर्शन जारी रहा। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में चीन के खिलाफ सियासी दलों का गुस्सा फूटा। बिहार के गया में तो बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और चीनी सामान के बहिष्कार का ऐलान किया। और नाराजगी जताने के लिए शहर के एक इलाके में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने चीन के सामान को एक जगह जमा किया और फिर उसमें आग लगा दी, जिसके बाद उससे निकलने वाला काला धुआं वहां फैलता दिखाई दिया। लेकिन इसके बाद भी प्रदर्शन कर रहे लोग वहां से हटे नहीं, बल्कि जलते सामान को घेर कर चीन के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। इस विरोध प्रदर्शन में शामिल बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता हाथों में पर्चे लिए नजर आए, जिन पर चीन के खिलाफ नारे लिखे थे, जबकि कुछ लोग पार्टी का झंडा पकड़े दिखाई दिए। यही नहीं, गलवान घाटी की घटना से नाराज बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने चीनी सामान इस्तेमाल नहीं करने की भी शपथ ली। आज हम लोग संकल्प लेते हैं कि कोई भी चाइना सामान अपने घर में यूज नहीं करेंगे। लेकिन चीन के खिलाफ प्रदर्शन करने के चक्कर में बीजेपी के कार्यकर्ता कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भूल गए। कुछ लोग मुंह पर मास्क लगाए तो दिखे, लेकिन ज्यादातर लोगों ने इसकी जरूरत नहीं समझी। बाद में बीजेपी के कार्यकर्ता ने लोगों से चीनी सामान इस्तेमाल नहीं करने की अपील की और अपने सभी मित्रों भाइयों से आग्रह किया है कि आज के बाद चाइनीज सामान का इस्तेमाल नहीं करना है। महाराष्ट्र के सोलापुर की बात करते हैं। वहां भी सियासी दलों ने चीन के खिलाफ अपना गुस्सा निकाला। चीन की धोखेबाजी से नाराज शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने तो चीनी सामान को आग के हवाले कर दिया। लेकिन इससे पहले शिवसेना के कार्यकर्ता सड़क पर चीनी सामान तोड़कर अपना गुस्सा निकालते दिखाई दिए। कोई चीन की कंपनी की टीवी को सड़क पर पटकता दिखा तो कुछ लोग लात से चीनी सामान को तोड़ते नजर आए। एक तस्वीर में प्रदर्शन में शामिल 2 लोग चीन के झंडे को पकड़े दिखे, जिसे एक महिला चप्पल से मारती दिखाई दी। इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोग तिरंगा और पार्टी का झंडा लहराते नजर आए। तोड़फोड़ करने के बाद एक आदमी ने चीनी सामान पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी और फिर उसी आग में चीन के झंडे को जला दिया। इसी तरह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चीनी सामान को तोड़कर अपना विरोध जताया। बाद में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने उसमें आग लगा दी। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता भारत माता की जय के नारे लगाते रहे। चीन के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के ज्यादातर कार्यकर्ता कोरोना से बचने के लिए मुंह पर मास्क लगाए दिखे, लेकिन उनके बीच सोशल डिस्टेंसिंग की कमी दिखी। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मीडिया से बातचीत की, जिसमें उन्होंने सरकार से चीन को सबक सिखाने की मांग की। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सरकार के साथ है, सरकार के फैसलों के साथ है। देश चाहता है चाइना को सबक सिखाया जाए। लद्दाख की गलवान घाटी में सेना ने उस पुल को बनाने का काम पूरा कर लिया जिसे चीन रोकना चाहता था। खबर है कि 15 तारीख को हुई झड़प के बाद सेना के जवानों ने ठान लिया था कि इस पुल का काम किसी भी कीमत पर पूरा करना है और फिर दिन रात मेहनत करके गलवान घाटी में नदी पर इस पुल को बनाया गया। मेजर जनरल स्तर की बातचीत में भी चीन ने इस पुल के मुद्दे को उठाकर अड़ंगा डालने की कोशिश की।
लेकिन भारतीय अधिकारियों ने उन्हें इस मुद्दे पर चुप करवा दिया था और हिंसक झड़प के बाद पुल का काम तेज करते हुए केवल 2 दिन के अंदर उसे बनाकर तैयार कर दिया। पहले ये पुल जो था ये फुट ब्रिज था और सैनिकों को पीपी पॉइंट 14 तक पैदल चल के जाना पड़ता था। ये पुल सेना के लिए बहुत अहमियत रखता था। यही वजह है कि भारतीय सेना के जवानों ने चीन की एक ना सुनी। मध्य प्रदेश के गुना में हनुमान टेकरी मंदिर में हुई चोरी के आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने 10,000 रुपए इनाम की घोषणा की। एक दिन पहले 5 बदमाशों ने मंदिर में घुसकर दान पेटी से लाखों की रकम उड़ा ली, जिसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें हनुमान टेकरी मंदिर के अंदर रखी एक दान पेटी से कुछ बदमाश थैलों में पैसे भरते दिखाई दिए, जबकि उनका एक साथी पास की एक खिड़की के पास खड़ा होकर निगरानी करता रहा। मंदिर में चोरी करने के दौरान पहचान उजागर न हो, इसके लिए वारदात में शामिल सभी बदमाश मुंह को कपड़े से ढके नजर आए। कुछ देर तक सभी ने मिलकर दान पेटी से पैसे निकाले और फिर बड़े आराम से वहां से फरार हो गए। अगले दिन हनुमान टेकरी मंदिर में चोरी की खबर पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस की एक टीम मंदिर के अंदर छानबीन करती दिखी। यही नहीं, चोरी की पहचान करने के लिए पुलिस के अधिकारी सीसीटीवी फुटेज भी खंगालते नजर आए। जो भी अज्ञात चोर हैं उनके खिलाफ 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया हुआ है। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे के अंदर हुई 2 अलग अलग मुठभेड़ों में सुरक्षा बल के जवानों ने 8 आतंकियों को मार गिराया। इनमें एक मुठभेड़ शोपियां में और दूसरी पंपोर में हुई। एक दिन पहले शोपियां में सुरक्षा बल को 5 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और सेना के जवानों ने साझा अभियान चलाकर आतंकियों को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। पूरे इलाके को चारों ओर से घेर लिया गया। कुछ जवान पेड़ों की आड़ में बंदूकें तानकर खड़े हो गए ताकि एक भी आतंकी वहां से बचकर ना निकल सके। कई घंटे चली मुठभेड़ के बाद वहां छिपे 5 आतंकी मारे गए। शोपियां के अलावा पंपोर में भी जवानों ने एक मस्जिद में छिपे 3 आतंकियों को मार गिराया। ये तीनों आतंकी लश्कर तैयबा से जुड़े बताए गए। इस अभियान को बहुत सावधानी से अंजाम दिया गया और मुठभेड़ में मस्जिद को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा। 24 घंटे के अंदर 8 आतंकियों को ढेर करने के बाद सुरक्षा बल ने शोपियां और पंपोर के अलावा पुलवामा में भी तलाशी अभियान तेज कर दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और सेना की एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ किया गया कि घाटी में शांति कायम करने के लिए इस तरह के अभियान ज्यादा तेजी से चलाए जाएंगे। I'm sure at the end of the next few months we will be able to take this peace process forward and ensure that normalcy is brought into the environment. जम्मू कश्मीर में लंबे वक्त से आतंकियों के सफाये के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। इन अभियानों में सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी भी मिली और इस साल अब तक जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल के जवान 100 से ज्यादा आतंकियों को ढेर कर चुके हैं। इनमें 50 से ज्यादा आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन के और 20 आतंकी जैश ए मोहम्मद के शामिल, जबकि लश्कर तैयबा के भी 20 से ज्यादा आतंकी पिछले 5 महीनों में ढेर हो चुके हैं। अकेले शोपियां में ही पिछले 2 हफ्ते के अंदर 22 से ज्यादा आतंकी मारे जा चुके हैं। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर के फ्लाईओवर की रेलिंग तोड़कर एक ट्रक रेलवे ट्रैक पर गिर गया। हादसे की वजह से ट्रक का ड्राइवर और क्लीनर उसके अंदर ही फंस गए, जबकि हादसे वाली जगह पर लोगों की भीड़ जुट गई। कुछ लोगों ने ट्रक में फंसे क्लीनर को बाहर निकाला और बुरी तरह से घायल होने की वजह से तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जबकि कुछ लोग ट्रक के ड्राइवर को निकालने की कोशिश में जुट गए। हादसे की वजह से ट्रक पर लदा सामान भी ट्रेन पर पटरी पर बिखरा दिखा। हादसे की जानकारी मिलते ही रेल प्रशासन और पुलिस वाले वहां पहुंच गए और ड्राइवर को बाहर निकालने की कोशिश तेज कर दी, जबकि रेलवे ट्रैक को भी बंद करना पड़ा। कोरोना संकट के बीच कोलकाता के व्यापारियों ने भीड़ से बचने के लिए दुकानों को ऑड इवन नियम के तहत खोलने का फैसला किया। लॉकडाउन में ढील देते हुए सरकार ने सभी बाजारों को खोलने की इजाजत दे दी, लेकिन व्यापारियों ने अपने साथ साथ लोगों की सुरक्षा के लिए ऑड इवन नियम से दुकानें खोली। कोलकाता के बड़ा बाजार के ये कई मार्केट्स हैं, जैसे कि नंदरा मार्केट, बागली मार्केट। यहाँ पर जो रिटेलर्स हैं इन्होंने खुद निर्णय लिया है कि दुकानों को ऑड इवन फॉर्मूले पे खोलेंगे। साथ ही सरकार की तरफ से जारी सभी दिशा निर्देशों का भी व्यापारियों ने पालन किया। मास्क पहन के, ग्लास पहन के, सैनिटाइजर दे के सब कुछ कर रहे हैं। एक दुकान हम खोल रहा तो दूसरा दुकान खुलता नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी आज गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत करेंगे। ये योजना लॉकडाउन के दौरान ग्रामीण इलाके में बाहर से लौटे मजदूरों के लिए है, जिसमें 6 राज्यों के 116 जिलों में प्रवासी मजदूरों के लिए 125 दिन आमदनी का इंतजाम किया जाएगा। अभियान की शुरुआत बिहार के खगड़िया जिले के तेलहिर गांव से होगी। 50,000 करोड़ की योजना की शुरुआत पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे। कार्यक्रम में बिहार के
सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सुशील मोदी भी जुड़ेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 11 बजे होगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत करेंगे 11 बजे सुबह। ये योजना लॉकडाउन के दौरान जो ग्रामीण इलाके में से बाहर लौटे जो मजदूर हैं, उनके 6 राज्यों के 116 जिलों में प्रवासी मजदूरों के लिए 125 दिन आमदनी का इंतजाम किया जाएगा। और अभियान की शुरुआत बिहार के खगड़िया जिले के एक गांव से होगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि कोरोना टेस्ट का रेट हर राज्य में एक जैसा होना चाहिए। अदालत ने इस मामले में खुद ही संज्ञान लिया और सुनवाई करते हुए कहा कि हर राज्य में कोरोना टेस्ट का दाम एक जैसा होना चाहिए, क्योंकि कहीं पर इसके लिए 4,500 रुपए लेना और कहीं पर 2,400 रुपए लेना सही नहीं। जिसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि कोरोना टेस्ट के रेट तय करने की जिम्मेदारी राज्यों की होनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को नहीं माना और केंद्र सरकार ने से कहा कि वो कोरोना टेस्ट के रेट की अधिकतम सीमा तय कर दे, जिसके बाद राज्य खुद मामले को देख लेंगे। केंद्र सरकार ने कोरोना टेस्ट का दाम 4,500 रुपए तय किया था, लेकिन दिल्ली में बिगड़ते हालात की वजह से वहां इसकी कीमत घटाकर 2,400 रुपए कर दी गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने केंद्र से दूसरे राज्यों में भी ऐसा ही करने को कहा। चीन के साथ तनाव के बीच वायुसेना प्रमुख लेह पहुंचे। चीन के साथ जारी तनाव के बीच वायुसेना प्रमुख राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने लेह और श्रीनगर एयरबेस का दौरा किया। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के सरकारी घर पर तैनात एक सुरक्षा कर्मी को कोरोना वायरस हो गया। इसके बाद मुख्यमंत्री आवास को सैनिटाइज किया गया और उस सुरक्षा कर्मी के संपर्क में आए लोग क्वारंटीन किए गए। दिल्ली के मेहरौली में राधा स्वामी सत्संग ब्यास परिसर में कोरोना वायरस के मरीजों के लिए अब तक करीब 100 बिस्तर तैयार कर लिए गए। वहां 1,000 बिस्तर लगाने का लक्ष्य है। नई दिल्ली जिले के डीसीपी को कोरोना वायरस हो गया, जिसके बाद उनके दफ्तर को सैनिटाइज किया गया। चीन ने बताया कि उसके कब्जे में एक भी भारतीय सैनिक नहीं है। भारतीय सेना ने भी एक दिन पहले ही बयान जारी कर किसी भी सैनिक के चीन के कब्जे में होने से इनकार किया था। मुंबई पुलिस ने खुद को खुफिया विभाग की अधिकारी बताने वाली एक महिला को पकड़ लिया। इस पर करोड़ों की ठगी का आरोप है। लद्दाख की गलवान घाटी में शहीद हुए जवान गणेश राम कुंजाम का छत्तीसगढ़ के कांकेर में अंतिम संस्कार किया गया। वो चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प में शहीद हो गए थे, जिसके बाद शहीद गणेश राम कुंजाम के पार्थिव शरीर को उनके गांव लाया गया, जिसे देखते ही वहां मातम पसर गया। इस मौके पर शहीद जवान के घर वालों के साथ गांव के लोग भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। इसके बाद गांव में ही एक जगह उनके पार्थिव शरीर को रखा गया, जहां सभी लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं अंतिम संस्कार की रस्में पूरी होने तक पूरा गांव देशभक्ति के नारों से गूंज उठा। शहीद गणेश राम का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। राजस्थान में कांग्रेस ने राज्यसभा की 2 सीटें जीती, जबकि बीजेपी के खाते में सिर्फ 1 सीट आई। नतीजों के मुताबिक कांग्रेस की ओर से जीतने वाले केसी वेणुगोपाल को 64 और नीरज डांगी को 59 वोट मिले, जबकि बीजेपी के जीतने वाले प्रत्याशी राजेंद्र गहलोत के पक्ष में 54 वोट पड़े और बीजेपी के दूसरे प्रत्याशी ओंकार सिंह लखावत हार गए। पार्टी की तरफ से उन्हें मैदान में उतारने के बाद राजस्थान का राज्यसभा चुनाव दिलचस्प हो गया था और कांग्रेस ने बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया था। यही वजह रही कि चुनाव के नतीजे आने के बाद कांग्रेस ने अपनी जीत को प्रजातंत्र की जीत बताया। जब आंकड़े उनके पास नहीं थे, विधायक उनके पास नहीं थे, तो निश्चित रूप से पूरे देश में जिस तरह के हालात उन्होंने पैदा किए, खरीद फरोख्त की राजनीति, हॉर्स ट्रेडिंग की राजनीति उन्होंने करी है और जिस तरह से लोकतंत्र को उथल पुथल करने का भारतीय जनता पार्टी काम करती है, वो उन्होंने यहाँ भी कोशिश करी, राजस्थान में भी उसके अंदर वो नाकामयाब रहे। वहीं राजस्थान में राज्यसभा की 2 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जश्न मनाया। नतीजों के ऐलान के बाद अशोक गहलोत जब विधानसभा से बाहर आए तो उन्होंने विक्ट्री साइन दिखाकर अपनी खुशी जताई। अशोक गहलोत के साथ डिप्टी सीएम सचिन पायलट, पार्टी के जीतने वाले उम्मीदवार और दूसरे बड़े नेता भी मौजूद रहे, जिनके चेहरे पर जीत की खुशी दिखी। कार्यकर्ताओं में भी जबरदस्त उत्साह दिखा और उन्होंने जमकर नारेबाजी की। लंदन में ब्रिटेन और फ्रांस की युवा सेनाओं ने विमान की साझा परेड निकालकर अपने रिश्तों की मिसाल पेश की। विमान जैसे ही उड़े, आसमान दोनों देशों के झंडों के रंगों में रंगा नजर आया। लंदन के कई अहम इलाके से होते हुए ये विमान ब्रिटेन की महारानी की आवाज बकिंघम पैलेस के ऊपर से गुजरते दिखे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने तालियां बजाकर विमानों का स्वागत किया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान
नाज़ी जर्मनी के कब्जे से फ्रांस को छुड़ाने के लिए फ्रांस के तब के जनरल ने लंदन से रेडियो पर एक भाषण दिया था और उसी की 80वीं बरसी के मौके पर यह कार्यक्रम रखा गया था। अमेरिका के अलास्का में घने जंगल के बीच में रखी एक पुरानी बस को हेलीकॉप्टर की मदद से हटा दिया। जंगल में फंसे एक आदमी ने इस बस में कई महीने बिताए थे, जिस पर इनटू द वाइल्ड नाम की एक फिल्म भी बनाई जा चुकी। लेकिन सुरक्षा की वजह से इस बस को वहां से हटाने का फैसला लिया गया। इस काम के लिए सेना के चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद ली गई। इस हेलीकॉप्टर ने रस्सियों की मदद से बस को हवा में उठा लिया। एक ऊंचाई तक पहुंचने के बाद हेलीकॉप्टर इस पुरानी बस को लेकर वहां से बाहर निकल गया। ये बस करीब 60 साल से वहां खड़ी थी, जिस पर इनटू द वाइल्ड नाम से एक किताब लिखी गई और बाद में इसी नाम से एक फिल्म भी बनाई गई। दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में बाइक सवार 2 बदमाश एक लड़की का पर्स छीनकर फरार हो गए। लूटपाट की इस वारदात का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें बाइक सवार 2 लड़के सड़क के किनारे खड़ी एक लड़की का पर्स छीनकर भागते दिखे। इससे पहले लड़की 2 गाड़ियों के बीच खड़ी होकर अपने घर वालों को आवाज लगाती नजर आई। तभी तक मोटरसाइकिल पर सवार 2 बदमाश वहां पहुंचे और लड़की के हाथ से पर्स छीनने लगे। छीना झपटी के दौरान लड़की सड़क पर ही गिर पड़ी, जबकि मोटरसाइकिल सवार दोनों बदमाश पर्स समेत वहां से फरार हो गए। ताइवान की राजधानी ताइपे में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए सभी जरूरी सुविधाओं वाला एक मॉड्यूलर वार्ड बनाया गया, जिसे कहीं भी लगाकर मरीजों का इलाज किया जा सकता है। बताया गया कि ये वार्ड डॉक्टरों के लिए भी मददगार साबित होगा और इससे अस्पतालों में बेड की कमी की दिक्कत भी दूर होगी। क्योंकि दावा है कि ये वार्ड अपने आप में एक पूरा अस्पताल है। इस वार्ड में कोरोना मरीज के इलाज के लिए वेंटिलेटर और दूसरे जरूरी मेडिकल उपकरण नजर आए। इस वार्ड को बनाने वाली कंपनी का दावा है कि ये महज 1 दिन में ही बनकर तैयार हो जाता है और इसे किसी भी जगह में रखकर कोरोना वार्ड बनाया जा सकता है। It's able to come in to the existing hospital infrastructure or a parking lot. इस वार्ड को बनाने का मकसद कोरोना मरीजों के इलाज में जुटे डॉक्टरों की सुरक्षा करना भी है। इसके लिए वार्ड में अलग अलग तरह के सीसीटीवी कैमरे लगे नजर आए। बताया गया कि इन कैमरों की मदद से डॉक्टर न सिर्फ अपने केबिन में बैठे बैठे लगातार मरीज पर नजर रख पाएंगे, बल्कि ये हाई डेफिनेशन कैमरा वेंटिलेटर के मॉनिटर पर दिखने वाली हर रीडिंग भी रिकॉर्ड कर सकता है। कोरोना से जंग लड़ रहे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को प्लाज्मा थेरेपी दी जा सकती है। बताया जा रहा है कि शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने और सांस लेने में दिक्कत की वजह से उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। इसे देखते हुए उन्हें दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल से साकेत के मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके अलावा उनकी नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टर उन्हें प्लाज्मा थेरेपी देने पर भी विचार कर रहे हैं। कोरोना के ठीक हो चुके मरीजों के खून में जो एंटीबॉडीज बन जाती हैं, उसे ही प्लाज्मा कहते हैं। इस प्लाज्मा को ही डॉक्टर ठीक हो चुके लोगों से कोरोना के मरीजों में चढ़ाते हैं और दिल्ली में पहले भी कई मरीजों पर इस थेरेपी का इस्तेमाल हो चुका है। सत्येंद्र जैन की उम्र 55 साल से ज्यादा है, इसलिए उन्हें खतरा ज्यादा बताया जा रहा है, जिस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर उनके जल्द ठीक होने की कामना की। कोरोना होने से पहले सत्येंद्र जैन आखिरी बार गृह मंत्री अमित शाह से ही मिले थे। उनके अलावा बैठक में मुख्यमंत्री केजरीवाल और उपराज्यपाल भी मौजूद थे, जिन्हें डॉक्टर की सलाह के बाद क्वारंटीन करने पर फैसला हो सकता है। उनकी तबीयत थोड़ी सी, आज उनका निमोनिया बढ़ गया। आज सिटी स्कैन उनका लेटेस्ट जो आया उसमें कम होने की बजाय निमोनिया के पैचेस जो उनके लंग्स में थे वो ज़्यादा बढ़ गए। सुबह से उनको थकान और ज़्यादा और गिडीनेस बढ़ने लगी। यूपी के मेरठ में कंटेनमेंट बोर्ड ने अपने दफ्तर की फाइलों को सैनिटाइज करने के लिए एक रोबोट बनाया और इस दफ्तर में भी लॉकडाउन से पहले कई फाइलें एक मेज से दूसरी मेज पर कर्मचारियों के जरिए पहुंचाई जाती थी। लेकिन कोरोना के खतरे को देखते हुए फाइलों को एक मेज से दूसरी मेज तक पहुंचाने का काम भी रोबोट को दिया गया। जब रोबोट ने एक फाइल को दफ्तर के एक कर्मचारी तक पहुंचाया तो उस कर्मचारी ने फाइल को निकालकर उसके अंदर दूसरी फाइल रख दी। फिर पैर से रोबोट के सेंसर को इशारा किया गया और वो फाइल लेकर चल पड़ा। बताया गया कि जितनी देर में रोबोट एक फाइल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, उतनी देर में उसके अंदर रखी फाइल भी सैनिटाइज होती है। फाइलों को सैनिटाइज करने के लिए रोबोट के अंदर अल्ट्रावायलेट लाइट लगाई गई। ये ऑटोमेटिकली फाइल लेके बिना टच करे हम जैसे ही इसके अंदर इसके सेंसर को इशारा करेंगे, ये अपने आप अपनी लीड बंद करके और अपने रास्ते को चल देता है। हरियाणा में नौकरी से निकाले गए शिक्षकों का गुस्सा राज्य सरकार के खिलाफ बढ़ता जा रहा है। टीचर भर्ती घोटाले के आरोप में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद
प्रदेश के करीब 2000 शिक्षकों को नौकरी से निकाल दिया गया, जिसके बाद इन टीचरों ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसी कड़ी में कुछ टीचर गुरुग्राम में एक सड़क के किनारे टेंट लगाकर विरोध प्रदर्शन करते दिखे। हाथों में पोस्टर पकड़े इन प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। हमारी नौकरी कर्मचारी एकता। इतना ही नहीं, प्रदर्शन में शामिल कुछ लोगों ने सिर मुंडवाकर नौकरी से हटाए जाने का विरोध किया। नौकरी से निकाल दिया, उसका हम रोड पे आ गए हैं। अब हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि भाई कैसे भी करके हमारी नौकरी बहाल करो। साल 2010 में राज्य के अलग अलग स्कूलों में इन लोगों की भर्ती शारीरिक शिक्षक के तौर पर हुई थी। प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के नाम पर 2 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में मुंबई पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार करने की जानकारी दी। मुंबई पुलिस ने बताया कि उसने केंद्र सरकार के खुफिया विभाग की फर्जी अधिकारी बनकर एक कारोबारी से 2 करोड़ रुपए ठगे और आरोप है कि ये सब उसने प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के नाम पर किया। पुलिस के मुताबिक महिला ने कारोबारी को ये कहा था कि उसे उसके पैसे प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से दिए जाएंगे। इसके लिए उसने फर्जी अकाउंट बनाकर कारोबारी को कई बार ईमेल भी भेजे। पर मामला सामने आने के बाद मुंबई पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और बताया गया कि महिला पेशे से फैशन डिजाइनर है, जो रह तो दिल्ली में रही थी, लेकिन कारोबारी से ये कहकर पिछले कुछ सालों से पैसे ठग रही थी कि वो पाकिस्तान में किसी खुफिया मिशन पर है। कोरोना संकट के दौरान ऑनलाइन पढ़ाई ने बड़े नुकसान से बच्चों को बचाया और देश भर के स्कूलों ने इसके जरिए उनकी पढ़ाई लिखाई जारी रखी। लेकिन असल में ऑनलाइन पढ़ाई की ये राह धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल ने दिखाई और इसी राह पर चलकर देश के अलग अलग शहरों के स्कूलों ने ऑनलाइन क्लास शुरू की। स्कूलों में पहुंचे बिना ही बच्चों की पढ़ाई चलती रही। ऑनलाइन क्लास के जरिए केवल पढ़ाई ही नहीं, स्कूलों ने बच्चों को योगासन भी सिखाए। यहां तक कि डांस की क्लास भी इंटरनेट के जरिए ही चलती रही। 1 2 3 4। यानी स्कूल पहुंचकर जो कुछ हुआ करता था वो सब घर बैठे ही होने लगा। अब स्कूल के टीचर पहुंच गए हैं स्टूडेंट्स के घर और ऑनलाइन क्लासेस के जरिए पढ़ाई हो रही है, यानी कि सब कुछ डिजिटल हो गया है। दिल्ली और मुंबई समेत देश के ज्यादातर शहरों में स्कूलों ने बच्चों के लिए इसी तरह के इंतजाम किए। लेकिन पढ़ाई में हुई इस डिजिटल क्रांति की शुरुआत धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से हुई, जहां सबसे पहले ऑनलाइन क्लास शुरू करने का फैसला इसलिए हुआ ताकि पढ़ाई के साथ कोई समझौता ना हो। और स्कूल ने आम दिनों की तरह ही स्कूल की क्लासेस को ऑनलाइन शुरू किया। मतलब जिस वक्त पर जिस सब्जेक्ट की क्लास लॉकडाउन से पहले हुआ करती थी, उसी तरह ऑनलाइन क्लास शुरू की गई। स्कूल का यह फैसला खास तौर पर बच्चों की सेहत और उनकी पढ़ाई दोनों को ध्यान में रखते हुए किया गया। लॉकडाउन 25 मार्च से लागू हुआ था और स्कूल की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने इसकी शुरुआत की घोषणा 26 मार्च को ही कर दी थी। While our campus remains closed, DIS is commencing live teaching through our virtual school platform so that our children get the DIS experience and education in the safety of their homes. धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल ने ऑनलाइन क्लास के लिए एक अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया। इसी प्लेटफॉर्म के जरिए आम दिनों में स्कूल में होने वाली हर क्लास पहले की ही तरह चलती रही। और इस बीच बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के कठुआ के हीरानगर सेक्टर में बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। बताया जा रहा है कि इस ड्रोन को भारत की सीमा के अंदर रेकी के लिए भेजा गया था। हीरानगर में ये ड्रोन सुबह 5 बजे देखा गया था और इस ड्रोन के जरिए भारतीय चौकियों को रेकी की जा रही थी। हालांकि खाली इलाकों से आतंकियों की घुसपैठ करवाने की कोशिश पाकिस्तान लगातार करता रहा और उसी के मद्देनजर ये भी देखा जा रहा है कि इसीलिए ही ड्रोन की रेकी की जा रही थी। ड्रोन को यहाँ पर दौड़ाया जा रहा था। हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन जुड़ चुके हैं। पवन, क्या जानकारी? देखिए, ये सुबह 5 बजे के करीब भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है कठुआ का हीरानगर सेक्टर, यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से एक ड्रोन को भेजा गया था रैकी के लिए, लेकिन वहां पर बीएसएफ के जवान जो पेट्रोलिंग ड्यूटी पर थे उन्होंने इसको देखा और फायर करके इसको नीचे गिरा दिया। अभी जांच की जा रही है कि ड्रोन के साथ क्या कैमरे लगे हुए थे या फिर कुछ क्या और चिप्स हैं, उसकी जांच अभी की जा रही है। लेकिन माना जा रहा है कि रैकी के लिए इस ड्रोन को भेजा गया था, जो हीरानगर सेक्टर का रठुआ इलाका पड़ता है, उस इलाके में इस ड्रोन को सुबह मार गिराया गया था। इस इलाके में पहले भी कई बार ड्रोन जो है वो देखे गए हैं। रैकी करवाने के लिए उस पार से भेजे जाते हैं ताकि कुछ खाली जगह मिले तो वहां से आतंकियों की घुसपैठ करवाई जा सके।